नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम डॉक्टर रामविलास शर्मा के महत्वपूर्ण कथनों का अध्ययन कर उसे समझने का प्रयास करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इनके कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। 1933 ईस्वी में वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में आए। 1934 ईस्वी में इन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक आलेख लिखा, जो रामविलास का पहला आलोचनात्मक लेख था। यह आलेख चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हुए जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान से हुआ था। इसीलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ये कथन थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा आ जाए। हो सकता है कि बीच से एक लाइन उठाकर कथन में डाल दे। इसीलिए इन कथनों को कहानी के अनुसार कहानी की तरह पढ़ना आवश्यक है। नेक्स्ट है, नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं, उतने अचेत रूप में भी हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखती है। अगली पंक्तियां हैं, अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन ही कविता है। रामविलास शर्मा की ये पंक्ति हैं और अंधेरे के संदर्भ में इन्होंने लिखा है। मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। शमशेर का काव्य रीतिवादी रोमानी सौंदर्यबोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। कला की विषय वस्तु न वेदांतियों का ब्रह्म है, न हेगेल का निरपेक्ष विचार। मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसके भाव, उसके विचार, उसका सौंदर्य बोध कला की विषय वस्तु है। यह आस्था और सौंदर्य पुस्तक से ली गई है। अगली पंक्तियां हैं, साहित्य के सभी तत्व समान रूप से परिवर्तनशील नहीं हैं। इंद्रिय बोध की अपेक्षा भाव और भावों की अपेक्षा विचार अधिक परिवर्तनशील है। युग बदलने पर जहाँ विचारों में अधिक परिवर्तन होता है, वहाँ इंद्रिय बोध और भाव जगत में अपेक्षाकृत अस्थायित्व रहता है। अगली पंक्ति हैं, साहित्य का शिल्प, उसके विभिन्न रूप सामाजिक विकास से ही संभव हुए हैं। जनता तक साहित्य पहुँचाने के साधनों में जो परिवर्तन हुए, उनका प्रभाव उनके रूपों पर भी पड़ा। अगली पंक्तियां हैं, कला और विषय वस्तु दोनों ही समान रूप से साहित्य रचना के लिए निर्णायक महत्व की नहीं है। निर्णायक भूमिका हमेशा विषय वस्तु की ही होती है। ये भी महत्वपूर्ण है। अगली पंक्तियां हैं, आजकल कुछ आलोचक साहित्य की विषय वस्तु की विवेचना से बचने के लिए भाषा की चर्चा करना यथेष्ट समझते हैं। वे तर्क भी देते हैं कि साहित्य में विषय वस्तु को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए भाषा की चर्चा करना ही काफ़ी है। इसके विरोध में कहा जा सकता है कि जब दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध है,
तब विषय वस्तु की चर्चा भी पर्याप्त हो सकती है। चर्चा के लिए भाषा ही क्यों चुनी गई? कारण यह कि ऐसे लोगों के लिए भाषा और विषय वस्तु का प्रगाढ़ संबंध साहित्य की विषय वस्तु उसकी भाव विचार संपदा को नकारने के लिए है। वे यांत्रिक दृष्टि से भाषा का रूपात्मक विवेचन करते हैं। ये पंक्तियाँ है, लंबी है थोड़ी सी, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होगा उस लाइन को निकाल कर एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। इसीलिए इसको कहानी की तरह पढ़ना आवश्यक है। इंद्रियों से जिस सौंदर्य की अनुभूति होती है बाह्य जगत में उसकी वस्तुगत सत्ता है। इंद्रिय सौंदर्य की परख का साधन है, उसका कारण नहीं। सौंदर्य की इस वस्तुगत सत्ता सामाजिक विकास से उसके सापेक्ष संबंध कला और साहित्य के रूप के अनुसार उसकी विषय वस्तु की विविधता को ध्यान में रखकर ही हम सौंदर्य शास्त्र की सही विवेचन कर सकते हैं। अगली पंक्तियां हैं। साहित्य आर्थिक परिस्थितियों से नियमित होता है लेकिन उसका सीधा प्रतिबिंब नहीं है। उनकी अपनी सापेक्ष स्वाधीनता है। साहित्य के सभी तत्व समान रूप से परिवर्तनशील होते हैं। अगली पंक्तियां हैं। युग बदलने पर जहाँ विचारों में अधिक परिवर्तन होता है वहाँ इंद्रिय बोध और भाव जगत में अपेक्षाकृत अस्थायित्व रहता है। अगली पंक्ति है। शुक्ल जी की आलोचना गंभीर है इसलिए कि उनका आधार वस्तुवादी है। शुक्ल जी का गंभीरता का दूसरा कारण उनकी तर्क और चिंतन पद्धति है। इस पद्धति को हम द्वंद्व नाम दे तो अनुचित न होगा। विरोधी न लगने वाली वस्तुओं का सामंजस्य पहचानना, उन्हें गतिशील और विकासमान देखना, संसार के विभिन्न भौतिक और मानसिक व्यापारों का परस्पर संबंध स्थापित करके उनका अध्ययन करना इस पद्धति की विशेषताएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना से ये पंक्तियां ली गई है। भारतेंदु के संदर्भ में लिखते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है। वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। भारतेंदु युग की जिंदा दिली, उसके व्यंग और हास्य, उसके सरस गद्य और लोक संस्कृति से उसकी निकटता से सभी परिचित हैं। ये उसकी जातीय विशेषताएं हैं। अंग्रेजी साम्राज्यवाद और अंग्रेजी साहित्य एक ही वस्तु है। भारतेंदु युग के साहित्य ने न केवल अंग्रेजी साहित्य से वरन बांग्ला साहित्य से भी प्रेरणा पाई है, लेकिन उनके साहित्य की जड़ें इस धरती में है और ऊपर बताई हुई उसकी जातीय विशेषताएं उनकी अपनी और मौलिक है। अगली पंक्तियां हैं। साहित्य में जो रीति विरोधी क्रांति शुरू हुई उसका पहला चरण द्विवेदी युग और उसी का विकास छायावाद और प्रगतिवाद में होता है। ये तीनों युग एक दूसरे से भिन्न हैं, साथ ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। द्विवेदी युग की भूमिका आधुनिक साहित्य का मार्ग प्रशस्त करने वाले अग्रदल की भूमिका है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। उनकी शैली तार्किक विवेचन के लिए उपयुक्त होने के साथ आवश्यकता अनुसार आवेशपूर्ण और आलंकारिक भी है और उसकी एक विशेषता जीवन का संचित अनुभव प्रकट करने वाली वाक्यावली है। शब्द चयन में उर्दू के प्रचलित शब्दों से उन्हें परहेज नहीं है। उनका व्यक्तित्व एक सहृदय और विनोदी साहित्य प्रेमी और संसार प्रेमी मनुष्य का है, पुस्तक सेवी सन्यासी का नहीं। उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, गहन अध्यवसाय और आत्मविश्वास के गुण उनके काव्य सिद्धांतों और साहित्यालोचन की ही तरह हिंदी प्रेमियों के लिए शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है। अगली पंक्तियां हैं। जिनकी रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं,
जिनकी रचनाओं से बाहर के साहित्य प्रेमी हिंदुस्तान को पहचानते हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा साम्राज्यवादियों द्वारा फैलाए हुए धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे है, भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रेमचंद के संदर्भ में लिखते हैं, प्रेमचंद की आवाज़ सुनकर हमें अपने देश और जनता पर गर्व होता है, उस जातीय संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद संवार रहे थे। अगली पंक्तियां हैं, प्रेमचंद की आवाज़ उस समय उठी जब पहले महायुद्ध में मानवध्वंसी तोपों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी। आज भी जब विश्व पर तीसरे महायुद्ध के बादल छाए हुए हैं, उस स्वाधीनता संग्राम के सैनिक की वाणी विश्व शांति की रक्षा के लिए जनता का आह्वान करती है। प्रेमचंद की आवाज़ भारत की अजय जनता की आवाज़ है, इसीलिए प्रेमचंद आज भी हमारे साथ हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। निराला की रचना प्रक्रिया का स्रोत है उनका भावबोध। यह भावबोध उनकी विचारधारा से संबद्ध है, किंतु उसका प्रतिबिंब नहीं है। निराला स्वाधीनता प्रेम उनके साहित्य में अप्रत्याशित नए नए रूपों में व्यक्त होता है। उनकी आस्था के प्रतीक अनेक हैं, उनका अधिष्ठान एक है, उनकी दार्शनिक मान्यताएं अनेक है। अंतर विरोधों को पार करती हुई नारी और प्रकृति के मोहक चित्रों के साथ साहित्य में व्यक्त होती है। नए मानवतावाद के प्रतिष्ठापक निराला के साहित्य में मनुष्यवीर, क्रांतिकारी, योद्धा, कवि, निरंतर संघर्षशील, साथ ही अंतर्द्वंद्व, गलानी और पराजय से पीड़ित साधारण मनुष्य भी है। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। उनके आत्मसंघर्ष के अनेक स्तर हैं। एक स्तर है निम्न वर्ग की भूमि को छोड़कर सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य स्थापित करने का। दूसरा स्तर है मन के दुःस्वप्नों, पाप बोध, मृत्यु चिंतन, असामान्य मानसिक स्थिति से निकलकर स्वयं को और संसार को वस्तुगत रूप में देखने का। और तीसरा स्तर है अपनी काव्य कला को निरंतर विकसित करने का। ये भी महत्वपूर्ण है। अगली पंक्ति है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध रहस्यवाद को लेकर बड़ी उलझन में पड़े थे। शमशेर में कोई ऐसी उलझन नहीं है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। मुक्तिबोध मनोविश्लेषण शास्त्र से प्रभावित होकर अंतर्मन की गुफा में ज्ञान के मणि और रत्न ढूंढते थे और फिर इस आत्म प्रवंचना पर झुंझलाते थे। शमशेर सजीले जिस्म के गुनगुनाने पर ऐसा रिश्ते हैं कि अंधेरे कुएं या बावरी में उतरने की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, किंतु शमशेर उतने आत्ममुग्ध नहीं जितने मुक्तिबोध। अगली पंक्तियां हैं, मुक्तिबोध अस्तित्ववाद की ओर खींचे और अपने पराये अनेक पापों का मैल मन में धोते रहे। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के संदर्भ में दिया गया है। शमशेर नई कविता के उन तमाम लेखकों से अलग हैं जो अस्तित्ववाद से प्रभावित हैं। उनका आत्मसंघर्ष है उत्तर छायावादी काव्यबोध को लेकर। शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है, हिंदी जनवादी के इतिहास का सामंत काल है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीरगाथा काल रीति काल का प्रथम उत्थान है, पूर्व मध्यकाल रीति काल का द्वितीय उत्थान है। ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें स्वच्छंदवादी प्रवृत्तियां हैं, यथार्थ चित्रण की प्रवृत्तियां हैं, नीति विषयक रचनाएं हैं, वीर रस की कविताएं हैं और भक्ति काव्य इसकी शक्तिशाली प्रवृत्ति है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का विकास है। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। वास्तव में हमारा आधुनिक काल शुक्ल जी के पूर्व मध्यकाल
का विकास है, किंतु उत्तर मध्यकाल का निषेध है। ये भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आधुनिकता अंग्रेजी राज की देन नहीं है। इसका विकास इस राज के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुआ। वह अंग्रेजी साहित्य की नकल नहीं है, वह पुराने साहित्य की सामंत विरोधी उपलब्धियों की बुनियाद पर विकसित हुआ है। अगली पंक्ति है, भारत के अन्य जातीय प्रदेशों की अपेक्षा हिंदी प्रदेश के लोगों में जातीय चेतना का अभाव है। वह इसलिए नहीं कि इनमें देशभक्ति बहुत ज़्यादा है, वरन इसलिए कि यहाँ जाति बिरादरी के बंधन अब भी बहुत मजबूत हैं और जनपदीय अलगाव काफ़ी है। इसके अलावा धार्मिक विद्वेष से जनता विभाजित है। साहित्य में हिंदी उर्दू का जैसा भेद है, वैसा भेद अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। और अंग्रेजी का एक गढ़ हिंदी प्रदेश भी है, जहाँ का शिक्षित वर्ग अपनी भाषा और अपने साहित्य के प्रति उदासीन रहा है और अपने अज्ञान पर गर्व भी करता है। अगली पंक्तियाँ हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा अपने एक निबंध में लिखते हैं कि 20वीं सदी में हिंदी भाषी जनता ने 3 महान साहित्यिक विभूतियों को जन्म दिया। कथा साहित्य में प्रेमचंद, आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तीनों विभूतियाँ एक दूसरे के पूरक हैं। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि परीक्षा के समय में अन्य जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी मदद मिले। दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूँ कि ये सारे जो कथन है महत्वपूर्ण है और ये कहानी की तरह आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।